चलो विनिर्माण उद्योग आज ही 10th क्लास कंप्लीट हो जाएगी। साथ के साथ में मैंने बोला था दृष्टि वाली जाके वेबसाइट पे जाके क्वेश्चन लगाया करो, अपन लोग लगाते नहीं, लापरवाही करते हो, ये बहुत गलत चीज़ है। उसका तैयारी का पता लगेगा खुद को। चलो ठीक है। दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया। उन्होंने उसके लिए कपड़े तथा जूते खरीदे। उद्योग विनिर्माण उद्योग, और मैंने कल जब बता रहा था ऐसे पढ़े थे तो क्यों इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए। तो उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय व मर्दा के दीप खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थी। चीज़ों की इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं तथा दीप जैसे चीज़ें व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती है। अब देखो ये ऐसे कोई काम का नहीं है, पर बच्चों को समझाने के लिए काम आता है बस। अब यहाँ से अपना इम्पोर्टेंट शुरू हो जाएगा। कच्चे पदार्थों को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। देखो कितना अच्छा डेफिनेशन है, इजी, सिंपल और स्वीट। क्या आप जानते हैं कागज़ लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लोहे से तथा एल्युमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। द्वितीय कार्य में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थ संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इस वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं। इस अध्याय में हम द्वितीय क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योग के विषय में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट चैप्टर में पहले बता दें, कल डायरेक्ट जो ऐसे था वो इसी पे ही डिपेंडेंट था, तो हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। ये चीज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। मतलब आर्थिक उन्नति, जैसे देखो चाइना क्यों अभी सोचो उसको $18 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई है। उसका रीज़न यही है कि उन्होंने मैन्युफैक्चर सेक्टर को ग्रोथ किया। अगर आप ये 11th क्लास जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे इकोनॉमी वाली, तो उसमें अगर देखोगे तो 1950 के टाइम में भारत आज़ाद हुआ था 1947 में, और चाइना 1949 में आज़ाद हुआ। 1950 में देखोगे तो दोनों का जीडीपी सेम ही था लगभग, उल्टा भारत आगे ही होगा। परंतु आज अगर अपन 2024 में जाके देखते हैं तो भारत का अभी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं हुआ है, और चाइना का 18 चला गया सोचो, और अमेरिका है 22 के समथिंग। अभी कुछ दिनों में अमेरिका को पीछे छोड़ देगा। तो ये इससे ये पता लगता है क्यों इम्पोर्टेंट है मैन्युफैक्चर सेक्टर, और भारत ने इसी को ही ध्यान नहीं दिया, करप्शन की भेंट चढ़ गया। तो ये सारी चीज़ें से SEZ प्रोग्राम शुरू किया गया, उसमें करप्शन की गढ़ चढ़ गया, लाल फीताशाही, ये सारी चीज़ें कारण रहा। देखिए ये बताया कि इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों विनिर्माण इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट मेंस में क्वेश्चन आए हुए हैं। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सोचो यही कारण है कि भारत की जो इकोनॉमी आज भी जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 50% लोग लगे हुए हैं, क्योंकि मैन्युफैक्चर सेक्टर अच्छे से ग्रोथ नहीं हुआ है भारत का। अभी क्यों बोला जाता है, ये सारे पॉइंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेंस के नोट्स में डायरेक्ट आप यहाँ से लिख सकते हो। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, अब देखो ये 5 पॉइंट है। अब अगर आप कोचिंगों के नोट्स पढ़ोगे बहुत सारा कुछ दिया होगा, पर वो काम का नहीं रहता। मैं फिर बार बार बता रहा हूँ, अगर कोई ये 5 लिख के, जैसे मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन आया कि विनिर्माण उद्योग का क्या महत्व है भारत के संदर्भ में समझाइए, ठीक है। अगर आप ये 5 पॉइंट लिख के आते हो, मैं गारंटी साथ बता रहा हूँ 5 के 5 नंबर मिल जाएंगे आपको 10 में से। और आप फालतू की रामायण करके 10 पॉइंट भी लिख के आओगे ना, तब भी 2-3 नंबर देके आपको हटा देगा। ये खासियत है एनसीईआरटी की, ये चीज़ याद रखना। इसलिए जो मैं बताते जा रहा हूँ इंपॉर्टेंट, वो नोट्स बना ही लेना। विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक है, वरना द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। देखो एक ही पॉइंट में 3-3 चीज़ें इसने ऐड कर दी, ये खासियत है इसकी। देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। देखो कितना अच्छा है इसमें, इसीलिए PSU लगाया गया था। परंतु वहाँ पे भाई भतीजावादी, क्रोनी कैपिटलिज्म ये सब होने लगा, उसके कारण दिक्कत हुई, पर उद्देश्य उसका यही था। निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है, जिससे अपेक्षित विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। कितना अच्छा पॉइंट है। इससे बैलेंस ऑफ पेमेंट भी संतुलन में रहेगा। वे देश ही विकसित है जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। अब ये देखो, ये 5 पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, विनिर्माण उद्योग का महत्व पूछे इसीलिए है, इसके इंपॉर्टेंस है। 5 पॉइंट याद रखो।
कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। उदाहरणतः भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया। ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, कीटनाशक दवाई, प्लास्टिक पाइप, मशीनों, कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है। तो विनिर्माण सेक्टर एक चीज़ याद रखना, ये देखो ये मेन मान के चलो कोर है। अगर इसका विकास होता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास होता है, ठीक है। इधर से सेवा क्षेत्र है उसको भी बढ़ावा मिलता है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में यही कोलैप्स है, ये बहुत ज़्यादा ग्रो कर गया है, वो भी दिक्कत है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धा तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफ़ी नहीं, हमारी वस्तु गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। अब भारत क्वालिटी इसीलिए जीरो डिफेक्ट करके ना एक स्कीम आई थी, गवर्नमेंट इसीलिए लाया था क्योंकि भारत के उत्पाद वहाँ पे स्वीकृति नहीं होते नेशनल, अगर मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे देखोगे तो ये भी एक कमी है। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों का योगदान। पिछले 2 दशकों से सकल घरेलू उत्पादन में विनिर्माण उद्योग का योगदान 27% में से 70% ही है, क्योंकि 10% भाग खनिज, खनन, गैस तथा विद्युत ऊर्जा का योगदान है। सोचो 27% ही है, जिसमें सिर्फ 17% ही है विनिर्माण का, तो और तो 10% खनिज खनन इनका है। अब सोचो ये होना चाहिए, अगर आप किसी भी विकासशील देश में देखोगे तो ये 50 से ऊपर होना चाहिए, पर भारत में उल्टा हो रहा है। भारत की अपेक्षा अन्य पूर्वी एशियाई देशों में विनिर्माण का योगदान सकल घरेलू उत्पाद का 25 से 35% है। पिछले एक दशक से भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में 7% वर्ष की दर से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी की यह दर अगले दशक में 12% अपेक्षित है। वर्ष 2003 से विनिर्माण क्षेत्र का विकास 9 से 10% प्रति वर्ष की दर से हुआ है। उपयुक्त सरकारी नीतियों तथा औद्योगिक उत्पादन में बढ़ोतरी के नए प्रयासों से अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि विनिर्माण उद्योग अगले एक दशक में अपना लक्ष्य पूरा कर सकता है। इस उद्देश्य से राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा परिषद की स्थापना की गई थी। यूपीएससी ने इस पे पीटी पे क्वेश्चन भी पूछा था, अभी जाके सर्च कर लेना चाहिए। देखो एनसीईआरटी में जो दिया है यूपीएससी वहीं से क्वेश्चन पूछता है कि भाई किस मिनिस्ट्री के तहत आता है, इसका क्या काम होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया था पीटी में। औद्योगिक अवस्थिति। उद्योगों की स्थापना स्वभावतः जटिल है। इनकी स्थापना कच्चे माल की उपलब्धता, कौन कौन से कारक है, कच्चे माल की उपलब्धता, श्रमिक, पूंजी और शक्ति के साधन तथा बाजार आदि उपलब्धता से प्रभावित होते हैं। इन सभी कारकों को एक स्थान पर पाया जाना लगभग असंभव है। फलस्वरूप विनिर्माण उद्योग की स्थापना के लिए वही स्थान उपयुक्त है जहाँ ये कारक उपलब्ध हो अथवा जहाँ उन्हें कम कीमत पर उपलब्ध कराया जा सकता है। औद्योगिक प्रक्रिया के प्रारंभ होने के साथ साथ नगरीकरण प्रारंभ होता है। कभी कभी उद्योग शहरों में या उनके निकट लगाए जाते हैं। इस प्रकार औद्योगिकरण तथा नगरीकरण साथ साथ चलते हैं। नगर उद्योगों को बाजार तथा सेवाएं जैसे बैंकिंग, बीमा, परिवहन, श्रमिक तथा वित्तीय सलाह आदि उपलब्ध कराते हैं। नगर केंद्र द्वारा दी गई सुविधाओं से लाभान्वित कई बार बहुत से उद्योगों नगरों के आसपास ही केंद्रित हो जाते हैं। याद करो जो कौन से फैक्टर है जो प्रभावित करते हैं, वो वाला क्वेश्चन कितनी बार यूपीएससी ने पूछा तो ये उसका आंसर बनेगा। जिसे समूहन बचत कहा जाता है। अब ये देखो ना, समूहन बचत क्या होता है ये पता होनी चाहिए, पीटी में क्वेश्चन बन सकता है। ऐसे स्थानों पर धीरे धीरे बड़ा औद्योगिक समूहन स्थापित हो जाता है। स्वतंत्रता से पहले अधिकतर विनिर्माण उद्योगों की स्थापना दूरस्थ देशों से व्यापार पर आधारित थी। जैसे मुंबई, कोलकाता व चेन्नई आदि। परिणामस्वरूप कुछ एक नगर औद्योगिक केंद्र के रूप में उभरे जो ग्रामीण कृषि प्रदेश से ही घिरे थे। अब देखो ये भी एक दुविधा है, भारत में विकास जो है समावेशी नहीं है। अब देखो कैसे होता है उद्योगों का, उद्योग बाजार संबंध कैसे होता है, ठीक है। निवेश करोगे पहले तो कच्चा माल अथवा उसको घटक तो वो खरीदोगे आप, फिर उसमें उत्पादन घटक लगाओगे जैसे भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमी, अवसंरचना। फिर परिवहन करोगे, इसको वहाँ से ट्रांसपोर्ट करोगे, फिर कारखाना में लाओगे, फिर उसको तैयार माल प्रोडक्ट तैयार करोगे, फिर उसको परिवहन से बाजार में भेजोगे, बाजार में बिकेगा, पूंजी मिलेगी और ये वापस से पूंजी इधर ला जाएगी। तो ऐसे ये सेक्टर चलता रहता है। अब देखिए ये बहुत अच्छा डायग्राम है, इसको डायरेक्ट आप आंसर में छाप सकते हो जहाँ पे मैन्युफैक्चर सेक्टर का ऐसा कुछ चाहे तो। अब देखो ये वाला, किसी उद्योग की औसत का निर्धारण उसकी न्यूनतम उत्पादन लागत से निर्धारित होता है। सरकारी नीति तथा निपुण श्रमिकों की उपलब्धता भी उद्योगों की औसत को प्रभावित करती है। आप बोलते हैं कि टॉपर कहाँ से वो फ्लो चार्ट ये बनाते हैं, भाई एनसीईआरटी में सब कुछ दिया है। अब ये देखो डायरेक्ट ये छापने लायक है, मेंस के आंसर में, जीएस में कितना अच्छा दिया हुआ है। उद्योगिक आदर्श अवस्थिति क्या है, उस स्थान पर कच्चा माल प्राप्त करने की लागत क्या है, उत्पादन के वितरण की लागत क्या है, उस स्थान पर उद्योगों की स्थापना का निर्णय और उस स्थान पर उत्पादन की लागत कैसी है।
उद्योगों का वर्गीकरण। रोजमर्रा के इस्तेमाल के विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची बनाएं, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर, वाहन, दवाइयाँ आदि। यदि हम विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योग निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कृषि आधारित, जैसे सूती वस्त्र हो गया, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी तथा वनस्पति तेल उद्योग। खनिज आधारित, लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्युमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रो रसायन उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर आधारभूत उद्योग। याद करो, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है पीटी में। जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर रहे। पीटी 2011 या 12 का क्वेश्चन है, जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन व एल्युमिनियम प्रगलन उद्योग। उपभोक्ता उद्योग, जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु, जैसे चीनी, दंतमंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन आदि। पूंजी निवेश के आधार पर एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल्य समय के साथ बदला गया है। वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपये तक स्वीकार्य है। स्वामित्व के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित, सरकार द्वारा संचालित उद्योग, जैसे भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड तथा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, ये सार्वजनिक आएगा। निजी क्षेत्र के उद्योग, जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में उनके द्वारा संचालित, जैसे टिस्को, बजाज ऑटो लिमिटेड, डाबर उद्योग आदि। संयुक्त उद्योग, वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास चलाए जाते हैं, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, ओएनजीसी भी वैसा ही है। सरकारी उद्योग, जो कोऑपरेटिव होते हैं, जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है, जैसे अमूल बोल सकते हो आप, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है, जैसे महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा में भार के आधार पर भारी उद्योग, जैसे लोहा तथा इस्पात उद्योग। हल्के उद्योग, जो कम भार वाले कच्चे माल को प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युत उद्योग। ये तो ऐसे दिया है कि आप उसके आधार पर उनको बांटो के कौन सा कच्चे माल वाले हैं। ठीक है, चलो। कृषि आधारित उद्योग कौन से हैं? सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित है, जैसे वस्त्र उद्योग। भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। इसके लिए अगर आप देखोगे, तमिलनाडु का एक क्षेत्र है, वहाँ बहुत फेमस है, ठीक है, वस्त्र उद्योग के लिए। परंतु अभी जो है टेक्सटाइल का हब बनता जा रहा है बांग्लादेश, इसीलिए बांग्लादेश ने बहुत ज़्यादा फायदा किया है इसमें। भारत से शिफ्ट हो गया है यहाँ पे बांग्लादेश में ही, तो इसके बाद को नुकसान भी हो रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ध्यान नहीं दिया इन चीज़ों पे जितना देना चाहिए। सूती वस्त्र उद्योग, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीकों से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद द्वितीय करघों का उपयोग होने लगा। औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए। देखो, वस्त्र उद्योग में कैसे अतिरिक्त मूल्य उत्पाद होता है। पहले रेशा उत्पादन होगा, तो इससे कच्चा रेशा बनता है, ठीक है। फिर कच्चा रेशा, उसकी धनाई जो है, नहीं मतलब कच्चा रेशा रहेगा, रुको 1 मिनट, रेशा का उत्पादन होगा, उसे धनाई कुताई होगी उसकी, फिर उसकी बुनाई होगी, मतलब धनाई, देखो हाँ ऐसे होता है। रेशा उत्पादन होगा तो कच्चा रेशा रहेगा, रेशा जो कच्चा रेशा बनेगा उसका धनाई कुताई होगी, फिर सूत बनेगा उससे, फिर उसकी बुनाई होगी तो कपड़ा बनेगा, रंगाई परिष्करण होगा तो वस्त्र या गवर्नमेंट जो बनते हैं, जो वस्त्र निर्माण होगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस है। अगर मान लो क्वेश्चन आए तो आप ये डायग्राम छाप के आओ। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया था, ये भी फैक्ट है, पीछे रजिस्ट्रेशन पूछा जा सकता है। यूरोप में 2 विश्व युद्धों में जूझ रहा था, भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला। एक बार क्वेश्चन आया भी था इस टाइप का क्वेश्चन, तो ये थोड़ा कॉन्टेक्स्ट याद रखा करो। आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित था। एक बार पूछा है यूपीएससी ने, क्योंकि पहले यहाँ पे था, आजकल क्यों शिफ्ट हो गया है ये, ऐसे करके क्वेश्चन आया था। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमीयुक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया है। इस उद्योग को कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों, कपास चुनने वालों, घाट बनाने वाले, कताई करने वाले, रंगाई करने वाले, डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों, सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल, स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी,
चित्रकारी आदि में बुनाई की परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत मतलब अलग अलग जगह बनाई जाती है। भारत में कताई उत्पादन का विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक उपयोग नहीं कर पाता है। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। हाथ से बनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। इसीलिए गांधी ने सोचा इस पे सूत काटने पर और खादी बनने पर बल दिया था, क्योंकि इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो है रोजगार क्रिएट होता है। हमारे देश में विद्युत चालित करघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लुमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लुमेज को कम रखना क्यों महत्वपूर्ण है? भारत जापान का सूत का निर्यात करता है। भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी यूरोपीय देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका के देश है। सूती रेश के विश्व व्यापार में हमारे देश की भागीदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लगभग 1/4 भाग है। हमारे कताई कारखाने विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं और हम जो सूत पैदा करते हैं उसका उपयोग करने में सक्षम है, लेकिन बुनाई और कताई तथा प्रक्रमण इकाइयाँ देश में उत्पन्न किए गए उच्च कोटि के धागे का उपयोग नहीं कर पाते हैं। अब देखो ये कमी है, भारत के पास टेक्नोलॉजी नहीं है। इस क्षेत्र में कुछ ही बड़े और आधुनिक कारखाने तथा अधिकतर छोटी में बिखरी हुई इकाइयाँ ही है जिसका उत्पादन स्थानीय बाजार को मांग को ही पूरा कर पाता है। यही इस उद्योग की एक बड़ी कमी है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे बहुत से कताई करने वाली सूती धागे का निर्यात करते हैं, जबकि परिधान निर्माता को कपड़ा आयात करना पड़ता है। सोचो कितना डायलेमा है, यहाँ से कच्चा माल बाहर जा रहा है और वहाँ से बन के आता है और भारत के पास क्वालिटी है, वही उसका यूज नहीं कर पा रहे। अगर मैं एक ऐसे बता रहा हूँ एक जेन्युइन सेंस में, अगर कभी बिजनेस करने की सोचो तो सबसे बेस्ट है ये टेक्सटाइल वाला। इसमें बचत बहुत ज़्यादा है। जैसे मान लो कि आप 10 रुपये का सामान बनाओगे तो उसको 100 रुपये में बेच सकते हो। जैसे आप जो पैंट, जीन्स या जो भी शर्ट वर्ट खरीदते हो बहुत सस्ते होते हैं, और देखो मार्केट में अगर आप कोई ब्रांड वैल्यू दे दो उसको, फिर देखो इसमें बहुत ज़्यादा है। अगर बिजनेस कभी करने सोचो तो एक अच्छा है। ये धागा 85 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है। अगर ये पतलून के रूप में बेचा जाए तो इसकी कीमत 800 रुपये प्रति किलोग्राम। सोचो कितना बेनिफिट है। ऐसे ऐसे धागे से कपड़ा और कपड़े से पैदावार बनाने के प्रत्येक चरण पर मूल्य में वृद्धि होती है। सोचो कितना 10 गुना बढ़ गया। सोचो इसमें मतलब बेनिफिट इसमें बहुत ज़्यादा है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री इसीलिए बांग्लादेश देखो बहुत ज़्यादा फायदा उठाया है इस चीज़ का। हमारे लिए अधिक मात्रा में धागे निर्यात की अपेक्षा अपने बुनाई क्षेत्र को सुधारना क्यों आवश्यक? देखो यही है, अपन धागा निर्यात कर देते हैं तो ये कमी है भारत में। यद्यपि लंबे रेशे वाली कपास के उत्पादन में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई तथा इसमें आयात करने की आवश्यकता महसूस की जाती है। विशेषतः बुनाई व अन्य संबंधित क्षेत्रों में अनियमित विद्युत आपूर्ति को दूर करने तथा नई मशीनरी के उपयोग की आवश्यकता है। अन्य समस्याओं से कम श्रमिक उत्पादक तथा कृत्रिम वस्त्र उद्योग में प्रतिस्पर्धा आदि है। अब देखिए इसकी कमियां भी बता दिया गया है। सूती ऊनी तथा रेशम वस्त्र उद्योग का वितरण कैसे है? सूती वस्त्र देखो कहाँ कहाँ पे रहेगा, तो ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे ऊनी वस्त्र है, कहाँ पे सूती वस्त्र है। ठीक है, अब देखिए सूती वस्त्र मोस्टली जो गुजरात और महाराष्ट्र वाला जो इलाका है ज़्यादातर इधर ही है। देखिए महाराष्ट्र में ही है, थोड़ा बहुत चेन्नई में जो मैंने बोला था, पर ज़्यादातर इधर ही है। थोड़ा बहुत इधर भी है जो बांग्लादेश में जो डेवलप हुआ यहाँ पे, और ऊनी वस्त्र मोस्टली इधर रहेगा, नॉर्थ में ज़्यादा रहेगा। पटसन उद्योग, क्वेश्चन पूछा था इसका, तो जब 12-13 में देखोगे तो भारत पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक तथा बांग्लादेश के 50 दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। इनमें अधिकांश पश्चिमी बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 30 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय मेखला में स्थित है। पहला पटसन उद्योग कोलकाता के निकट रीसरा में 1855 में लगाया गया था। ये पूछा जाता है हिस्ट्री में क्वेश्चन। 1947 में देश के विभाजन के 50% मिले तो भारत में रहेगी, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूरी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चलेगी। यही कारण है कि बांग्लादेश में टेक्सटाइल सेक्टर बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रोथ किया है। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण है। पटसन उत्पादक क्षेत्रों की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल तथा मिलों तक ले जाने में सहायक होना, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल, पश्चिम बंगाल तथा समीपवर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश से सस्ता श्रमिक उपलब्ध होना, कोलकाता के एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा और जूट के सामान के लिए निर्यात के लिए पतन की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है। इस उद्योग की चुनौतियों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कृत्रिम वस्त्रों से और बांग्लादेश, ब्राज़ील, फिलीपींस, मिस्र तथा थाईलैंड जैसे अन्य देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा शामिल है। मैं बता ही रहा था बांग्लादेश अभी। और दूसरा बात, बांग्लादेश ये भी इस कारण से भी आगे कि इसको लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री का दर्जा दिया गया, तो इसीलिए
टैरिफ नहीं लगता है, भारत में टैरिफ भी लगाया जाता है, ये भी एक कारण है। यद्यपि पर्सन पैकिंग की अनिवार्य प्रयोग की सरकारी नीति के कारण इसके घरेलू मांग बढ़ी है, तथापि मांग बढ़ाने हेतु उत्पाद में विविधता भी आवश्यक है। पर्सन के प्रमुख खरीदार अमेरिका, कनाडा, घाना, सऊदी अरब, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। बढ़ते वैश्विक पर्यावरण अनुकूलन जैव निम्नीकरणीय पदार्थों के लिए विश्व की बढ़ती जागरूकता ने पुनः जूट उत्पादकों के अवसर प्रदान किया है। क्यों? क्योंकि ये प्लास्टिक का एक अल्टरनेटिव है, इसीलिए इसकी मांग वापस से बढ़ रही है। चीनी उद्योग। भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खांडसारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसकी सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा तथा मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है तथा सहकारी क्षेत्र के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि सब किसान, सब लोग जब साथ में मिल में दाम करेंगे पचे, तो उससे इनका कॉस्ट जो है अच्छा दाम मिल जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से इन मेलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। यही यूपीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था, आखिर ऐसा क्यों? इसका कारण है, देखो क्या होता है, गन्ना की जो खेती होती है ना साल भर होती है, तो साल भर होती है तो इधर नॉर्थ में क्या देखोगे, इधर सर्दी भी पड़ती है, ठीक है, गर्मी भी बहुत अच्छी खासी पड़ जाती है। और साउथ में जाके देखोगे, मतलब अगर आप साउथ में जाओगे महाराष्ट्र इधर, तो इधर टेम्परेचर 26 से 30 डिग्री के बीच में ही रहता है। तो इसके कारण जो जैसे मान लो यहाँ गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई तो जो सुक्रोज की मात्रा घट जाती है, यहाँ पे सुक्रोज की मात्रा बनी रहती है। अब भाई सबाई सी बात है, क्या चाहिए, ज़्यादा गन्ना किस में निकलेगा जिसमें सुक्रोज की मात्रा ज़्यादा रहेगी। तो यूपीएससी ने डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा था, लाइन टू लाइन उठाया था यूपीएससी ने एनसीईआरटी से, यही पूछा था क्या कारण है। इसका मुख्य कारण यहाँ मेंस की है, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, ये याद रखना, मेंस में आया क्वेश्चन है। मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है, अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी गुणकारी है। इसके अतिरिक्त इन राज्यों में सहकारी समितियाँ भी सफल रही। तो ये 3 रीजन है। अगर आप ये 3 रीजन लिख के आ जाओगे 3 नंबर मिल जाएंगे, कॉपी भरने की जरूरत है ही नहीं। इस उद्योग की प्रमुख चुनौती इस प्रकार है, इस उद्योग का अल्पकालिक होना, पुरानी व असक्षम तकनीक का इस्तेमाल, परिवहन असमता से गन्ने समय पर कारखानों में न पहुँचना तथा खोई का अधिकतम इस्तेमाल नहीं कर पाना। खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से? वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इस वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? तो आएगा लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोहा तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर है। यह एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। विविध प्रकार के इंजीनियर सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार के उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास को पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। इस उद्योग के लिए लोहे एस के कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग 4:2:1 का है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैग्नीज की कुछ मात्रा भी आवश्यकता होती है। इस्पात उद्योगों की आदर्श स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता है। वर्ष 2018 में भारत 106.5 मिलियन टन इस्पात का विनिर्माण कर संसार में कच्चे इस्पात उत्पादकों में दूसरे स्थान पर था। यह स्पंज लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात के अधिक उत्पादन के बावजूद भी 2018 में यहाँ प्रति व्यक्ति खपत केवल 70.9 किलोग्राम थी, जबकि इसी समय विश्व में प्रति व्यक्ति औसत खपत 224.5 किलोग्राम थी। मतलब भारत इसका यूज भी अच्छे से नहीं कर पा रहे अपन। तो देखो ये कैसे कैसे भारत में बढ़ा फिर कम हुआ, ऐसे चल रहा है, ठीक है। इस समय भारत में 10 मुख्य संकलित उद्योग तथा बहुत से छोटे इस्पात संयंत्र है। अब देखो इस्पात निर्माण की प्रक्रिया कैसे होती है। कच्चे माल का कारखानों में परिवहन किया जाता है, फिर झोंकदार भट्टी होती है, लोहे एस का गलाया जाना, चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें मिलाया जाता है, धातु को मेल हटाया जाता है और आईएस को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। ढलवा लोहा, तरल पदार्थों को सांचे में डाला जाता है जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। इस्पात बनाना, ढलवा लोहे को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकल, क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है और धातु को आकार देना, रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और मर्डाई, तो ये सारे काम होते हैं तब जाके स्टील बनता है जो आप लोग यूज करते हो। लोहा इस्पात संयंत्र, जैसे मैं यहाँ गया हूँ भिलाई पावर प्लांट में गया हूँ जहाँ पे ये बनती है, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कहाँ कहाँ है, सेलम, भद्रावती, विजयनगर, विशाखापट्टनम, राउरकेला भी मैं गया हूँ, जमशेदपुर, बोकारो, बंदपुर और दुर्गापुर, ये सारे स्टील प्लांट है, याद रखना ही चाहिए।
मिनी इस्पात उद्योग छोटे संयंत्र जिनमें विद्युत भट्टी, रद्दी, इस्पात स्पंज आयरन का प्रयोग होता है। इनमें री रोलर्स होते हैं जिनके इस्पात सिल्लियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये हल्के स्टील तथा निर्धारित अनुपात के मृदु व मिश्रित इस्पात का उत्पादन करते हैं। एक संकलित इस्पात संयंत्र एक बड़ा संयंत्र होता है जिसमें कच्चे माल के स्थान पर एकत्रित करने से लेकर इस्पात बनाने से ढालने से आकार देने तक प्रतिक्रिया की जाती है। अब की बार हो सकता है मेंस में या पीटी में क्वेश्चन पूछा जाए स्टील से, क्योंकि रतन टाटा की डेथ हुई है तो भाई एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ये चीज़ याद रखना, पीटी या मेंस को क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो तैयार रहना इसके लिए। सार्वजनिक क्षेत्र के लगभग सभी उपक्रम अपने इस्पात को स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बेचते हैं। सेल 1950 के दशक में भारत तथा चीन ने लगभग एक समान मात्रा में इस्पात उत्पादित किया था। आज चीन इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक है। इस्पात की सर्वाधिक खपत वाला देश भी चीन ही है। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लौह तथा इस्पात उद्योग केंद्रित है। इस प्रदेश में इस लौह उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियाँ है। ये याद रखना, पूछा गया है मेंस में। इनमें लोहे की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक और स्थानीय बाजार में इनकी मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है। यद्यपि भारत संसार के एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात उत्पादक देश है, तथापि हम इनके पूर्ण संभाव्य का विकास नहीं कर पाए। इसके निम्न कारण है। क्या कारण है कि भारत इसकी कैपेसिटी यूज नहीं कर पा रहा। उच्च लागत तथा कोकिंग कोयले की सीमित उपलब्धता, ये अपने को भारत को आयात करना पड़ता है। कम श्रमिक उत्पादकता है, ऊर्जा की अनियमित पूर्ति तथा अविकसित अवसंरचना आदि। हम भी उच्च कोटि के इस्पात दूसरे देशों से आयात करते हैं। सोचो विडंबना, कितनी बड़ी बात है। हालांकि हमारा कुल इस्पात उत्पादन घरेलू मांग पूर्ति हेतु पर्याप्त है। निजी क्षेत्र में उद्यमियों के प्रयत्न से तथा उदारीकरण व प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ने इस उद्योग को प्रोत्साहन दिया है। इस्पात उद्योग को अधिक स्पर्धावान बनाने के लिए अनुसंधान और विकास के संसाधनों को नियत करने की आवश्यकता है। अब देखो उत्पादन मिली टन में, ठीक है। देखो भारत कुछ भी ग्रोथ नहीं कर रहा, देखो सेम अटका हुआ। अब सोचो कहाँ चाइना है, लगभग 10 गुना ज़्यादा। तो कहाँ अपन चाइना को कम्पीट कर पाएंगे, क्योंकि इंडिया, देखो यही होता है, डिपेंड करता है कि आप अपना कंपटीटर किसको बना रहे हो। भारत कंपटीटर किसको बनाता है, चुनाव हो, इलेक्शन का मुद्दा हो, किसको बनाता है, पाकिस्तान को। तो वही फर्क पड़ेगा ना। जैसे आप क्लास में पढ़ने में किससे कम्पीट कर रहे हो, भाई जो क्लास में टॉप कर रहा है उससे कम्पीट कर रहे हो, या जो अरे आपका जैसा है बस, तो आपका ग्रोथ कभी होगी नहीं। अब जैसे मान लो इसकी 95% आ रहा है, अरे आपका आ रहा है 45%, और ये भी आपकी रेंज में ही पड़ा है, मान लो 50 आ रहा है, तो अभी से कम्पीट करोगे तो 50 से आप 51 बना लोगे, ज़्यादा ज़्यादा 55 बना लोगे। अगर जब इससे कम्पीट करोगे तो कुछ बढ़ोगे ना, आगे 70 तक पहुँचोगे, फिर धीरे धीरे 80 तक पहुँचोगे। जब आपका कंपटीटर यही रहेगा तो क्या ही होगा। तो यही कारण है भारत का कंपटीटर ही पाकिस्तान को बना के रखें। क्या ही होगा, खुद ही सोचो आप। एल्युमिनियम प्रगलन, भारत में एल्युमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है। यह हल्का, जंग अवरोधी, ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तांबा, जस्ता और शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बढ़ा है। देश के एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ये चीज़ याद रखना, इसका यूज हवाई जहाज बनाने में होता है क्योंकि हल्का होता है। अब इसकी प्रोसेस के लिए कैसे बनता है, एल्युमिनियम तथा इसका अनुपात क्या होता है, 4 से 6 टन बॉक्साइट, 2 टन एल्युमिनियम प्राप्त होता है उससे, और 2 टन एल्युमिनियम से 1 टन एल्युमिनियम बनता है। तो एल्युमिनियम उद्योग में निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, पहले बॉक्साइट रहेगा कच्चा माल, और बॉक्साइट खनन किया जाएगा, तो परिवहन रेल या समुद्री जहाज से लाया जाएगा, एल्युमिनियम बनेगा। बॉक्साइट दलन और एल्युमिनियम घोलन से एल्युमिनियम शोधशाला में, तो प्रगलक स्थल तक बाहरी अयस्कों का पहुँचना, शोधशाला में कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक और कोयला खान से पिच, फिर तब जाके एल्युमिनियम प्रगलक होगा, और एल्युमिनियम प्रगलक से इसको विद्युत इसको किया जाएगा। एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, थोड़ा बहुत बेसिक पता होते हैं, साइंस का है ये। प्रगलकों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, प्रयोग किया जाता है और एल्युमिनियम निर्माण की प्रक्रिया दर्शाई, जिसको पढ़ा। इस उद्योग की स्थापना की महत्वपूर्ण आवश्यकता है नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चितता उपलब्ध होना, तब जाके ये चीज़ें अच्छे से हो पाएगी। एक कारखाना प्लास्टिक हैंडल वाले एल्युमिनियम के बर्तन निर्मित करता है। यह प्रगलकों से एल्युमिनियम प्राप्त करता है, किसी अन्य फैक्ट्री से प्लास्टिक का सामान लेता है। सभी निर्मित बर्तन के गोल्ड में भेजे जाते हैं। छोड़ो ये सब काम के लिए। रसायन उद्योग,
बाद में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। यह उद्योग एशिया का तीसरा बड़ा तथा विश्व में आकार की दृष्टि से 12वें स्थान पर है। इसमें लघु तथा बृहत दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित है। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त होता है। सोचो, इस सल्फ्यूरिक अम्ल पूछ सकता है कहाँ कहाँ यूज होता है। नाइट्रिक अम्ल, सार, सोडा, एस, काच, साबुन, सौदे के अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन है। ये चीज़ भी याद होना चाहिए। तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल है। इन उद्योगों को देश में विस्तृत फैलाव क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? सोचो कि डेली दिनचर्या में काम आ रहा है ना, साबुन हो गया, आप जो भी कपड़े धोने के लिए जो यूज कर रहे हो। कार्बनिक रसायनों में पेट्रो रसायन शामिल है जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजन पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधन शालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थित होते हैं। सोचो कोई जो पेट्रोल अपन आयात करते हैं उससे सोचो इतने सारे आइटम बनते हैं, ये सब उसी की देन है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि अथवा उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे उत्पादकों की एक सूची बनाई। उर्वरक उद्योग। उर्वरक उद्योग नाइट्रोजन उर्वरक, मुख्यतः यूरिया, फॉस्फेट उर्वरक तथा अमोनियम फॉस्फेट और मिश्रित उर्वरक जैसे 3 मुख्य पोषक उर्वरक नाइट्रोजन, फॉस्फेट और पोटाश NPK रेशियो के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित है। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटेशियम यौगिकों के भंडार नहीं है। सोचो, हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य भागों में भी फैल गया है। गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादन का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश तथा कर्नाटक है। सीमेंट उद्योग। निर्माण कार्य जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध तथा अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। इस उद्योग की इकाई गुजरात में लगाई गई है क्योंकि यहाँ से इसे खाड़ी के देशों से बाजार की उपलब्धता है। पहला सीमेंट उद्योग सन 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। स्वतंत्रता के पश्चात इस उद्योग का प्रसार हुआ। गुणवत्ता में सुधार के कारण भारत की बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व अफ्रीका तथा दक्षिणी एशिया के बाजार में मांग बढ़ी है। यहाँ उद्योग उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाए रखने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने का प्रयास किए जा रहे हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला यहाँ से लगभग बहुत क्वेश्चन बने हैं। मोटर गाड़ी उद्योग, ये वाला चैप्टर और 7th क्लास के जो अगर वो पढ़ोगे, 7th 8th क्लास वाले, और इस चैप्टर को मिला के पढ़ोगे तो आराम से आप मेंस का अच्छा खासा आंसर लिख सकते हो और 5 नंबर पा सकते हो। इसलिए कोई ज़रूरत नहीं है फालतू में ज्योग्राफी देखना। जब मैं 12th ज्योग्राफी पढ़ा दूंगा फिर उसके बाद अपन सारे क्वेश्चन देखेंगे एक बार, पीटी के, मेंस के देखना है ना। मेरा मानना है कि पीटी और मेंस के लगभग 80 to 90% क्वेश्चन बन जाएंगे। इतने में तो क्या, इतने टॉपर के नंबर भी नहीं आते हैं। मान लो अगर NCERT पढ़ के 60% भी सोल्व हो रहे हैं तो क्या ही दिक्कत है, तब भी कोई टेंशन नहीं। फालतू को बर्डन तो नहीं लेना पड़ रहा है ना। मोटर गाड़ियों, यात्री तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है। भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया तथा तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित है। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा सूचना प्रौद्योगिकी के बारे में। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्युलर, टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, राडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। SCL रूपनगर में केबल निर्माण, पश्चिम बंगाल। बेंगलुरु में भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ है। इस उद्योग का सर्वाधिक केंद्र बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में। यह भी अत्यंत रोचक है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने के कारण हार्डवेयर सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरणीय निम्नीकरण। यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है, तथापि इनके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है: वायु, जल, भूमि और ध्वनि। प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत घरें भी सम्मिलित है। वायु प्रदूषण, अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आए हैं डायरेक्ट, अब मैं बताऊंगा, यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आए हैं।
अनुपात में अब क्या रहेगा भी, जैसे दिल्ली में पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें बहुत है, तो पॉल्यूशन वाला चैप्टर एक 11th केमिस्ट्री में भी है, 12th बायोलॉजी में पढ़ोगे वहाँ पे भी है, तो अच्छे से पढ़ लेना, वहाँ से क्वेश्चन आता है हर साल। अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है, ये चीज़ याद रखना। SO2 और कार्बन मोनोऑक्साइड शायद CO बोलते हैं ना, कार्बन मोनोऑक्साइड को, पता नहीं, देख लेने एक बार। वायु में निलंबित कर्णनुमा पदार्थों में ठोस और द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण, CO3 बोलते हैं सर, CO3। ठीक है, जैसे धूली स्प्रे। अब देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, जाके देखना, PY के देखोगे आपको मिलेगा ये। वायु में निलंबित कणों पदार्थ में ठोस और द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूली स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। ये चीज याद रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। रसायन व कागज उद्योग, ईंट के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने प्रदूषण के नियमों को उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। क्या भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशु पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालता है। जल प्रदूषण, उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ को नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक है कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधन शालाएं, चमड़ा उद्योग व इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग। जो रंग अपमार्जक अम्ल, लवण तथा भारी धातु जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में वाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई ऐश, फॉस्फो जिप्सम और लौह इस्पात की अशुद्धियाँ है, स्लैग। अब देखो ये भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा हुआ है। और फिर बता रहा हूँ, पॉल्यूशन वाला तो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे है? चेन्नई में है, बेंगलोर में, मैसूर में है, थिरुवनंतपुरम में भी है, मुंबई, पुणे में, हैदराबाद में, विशाखापट्टनम, भुवनेश्वर, कोलकाता, नोएडा, जयपुर, गांधीनगर, इंदौर। ये यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था, तो पता होना चाहिए, मैप बना के आप शो कर सकते हो कहाँ कहाँ पे है ये। क्या है ये? कोई सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जहाँ पे टेक्नोलॉजी IT सेक्टर जहाँ ग्रोथ कर रहा है। तापीय प्रदूषण, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है इसके बारे में। जब कारखाना तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा बताइए? स्वाभाविक बात है, वहाँ इकोसिस्टम खराब हो जाता है, तो मरने लग जाती है जो जल में रहने वाला होता है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के अपशिष्ट और परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती है। मृदा और जल प्रदूषण आपस में संबंधित है। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषित जमीन से रचते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित कर देते हैं। सोचो कितना खतरनाक है। ध्वनि प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता, उत्तेजना ही नहीं वर्ण श्रवण असमता, हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवस्थाएं भी बढ़ती है। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखाने के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यंत्र तथा विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब इसके बाद रोकथाम के क्या उपाय? अब ये इंपॉर्टेंट है, इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पर्यावरण नियमनीकरण के रोकथाम के उपाय, मैं इसलिए बता, कोई ज़रूरत नहीं है कोई विद्वान बनने की, इन्हीं किताबों का पॉइंट यूज़ कर लो आप, और वो तभी कर पाओगे आप जब 4-5 बार NCERT रिवीजन करोगे, तभी PT में काम आएगी, मेंस में तभी काम आएगी। अब देखो फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत वाहिद मल उपचार संयंत्र पर कुछ ही काम नहीं कर रहा है। आज भी यमुना ऐसे ही गंदी पड़ी है। कारखाना द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। सोचो औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है? इसे कुछ निम्न सुझाव है। विभिन्न प्रक्रिया में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल को 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनः चक्रण द्वारा पुनः उपयोग होना चाहिए। भाई रिसाइकलिंग होनी चाहिए। जैसे मान लो कि फैक्ट्री ने गंदा पानी निकाला, वापस उसको प्योरीफाई करो, फिर वापस फैक्ट्री उसको यूज करे। अभी होता क्या है कि इसको नदी में छोड़ दिया जाता है। जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण करे, तो ये वाटर हार्वेस्टिंग कंपनियों के लिए भी लागू कर देना चाहिए, और अपना जल अपना खुद का यूज करो। नदियों तालाबों गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। और अब की बार क्वेश्चन आया था, हाँ आया है क्वेश्चन, जाके देखना, आया है अब की बार मेंस में क्वेश्चन। टेक्नोलॉजी पूछा था उसने, लवण जल को ऐसे करने वाला शुद्ध जल में। यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, उनके छोटे छोटे टुकड़े करना, ढकना तथा तलछट जमाव आदि सम्मिलित है। जैविक प्रक्रिया द्वितीय शोधन, जैविक रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रिया द्वारा तृतीय शोधन, इसमें अपशिष्ट जल को पुनः चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। जहाँ भूमि के जल का स्तर कम है वहाँ उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन में कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण। अब देखिए ये पूछा जा सकता है क्या यूज होता है डायरेक्ट। स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़त्वीय रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये वाला। मैं फिर बता रहा हूँ, कहीं जरूरत नहीं, इन्हीं का ही नोट्स बना लो। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किया जाए जो ऊर्जा सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए। जैसे अभी जो प्रेजेंट जो गाड़ियाँ बन के आ रही इलेक्ट्रॉनिक, उसमें देखिए बिल्कुल भी वो नहीं करती ध्वनि प्रदूषण, इन्वायरमेंट के लिए भी फ्रेंडली है, नॉइज पोल्यूशन भी नहीं करती है। सतत पोषणीय विकासी चुनौतियों के लिए पर्यावरण सचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। कितनी अच्छी लाइन है ये, लाइन रटी लो भाई। ऐसा विकास होनी चाहिए जिसमें पर्यावरण सचेतना हो। आप जब भी कोई डेवलपमेंट कर रहे हो तो उसमें पर्यावरण का ध्यान रखो आप। राष्ट्रीय ताप विद्युत घर एनटीपीसी द्वारा दिखाए गए मार्ग। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत घर ऑपरेशन विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है। ये एक पीएसयू ही है, पब्लिक सेक्टर यूनिट है। इसके बाद पर्यावरण प्रबंधन तंत्र EMS 14,000 के लिए ISO प्रमाण पत्र भी है। ये निगम प्राकृतिक पर्यावरण संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है तथा इन्हें ध्यान में रखकर विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसे निम्न उपायों द्वारा संभव है। आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार। अब देखिए इसने भी कुछ पॉइंट दिए। अब जब मैं दृष्टि में काम कर रहा था ना, तो उस टाइम मैंने यही काम किया था। जितनी भी NCERT वहाँ से खुद से क्वेश्चन मैंने क्रिएट किए थे, खुद से मैंने मॉडल आंसर बनाए थे। तो उस टाइम मुझे याद है मैंने अच्छे तरीके से इसके भी बनाया था, पर उन्होंने मेरी बुक निकाली नहीं, पता नहीं। ये मैथ तुम लोगों को दिया है अभी उन्होंने NCERT का मेंस वाली बुक, वो मैंने बनाई थी चारों बुक। और उस टाइम सोचो मैं कंप्लीट करके दे के आ गया था उनको। पीटी वाली तो दे रखी है सर, मेंस वाली नहीं दे रखी। पीटी के NCERT के क्वेश्चन है उसमें। मेंस वाली सोचो मैं 2022 में कंप्लीट करके आ गया था वो काम, और अभी भी नहीं दी सर। और उस टाइम जब जॉब छोड़ा था वहाँ से, तभी मैंने कंप्लीट करके दिया था। और मैं इसीलिए रुका था 15-20 दिन एक्स्ट्रा। उन्होंने बोला कि ये कंप्लीट करके चले जाओ आप। चलो कोई नहीं। आपके पास नोट्स नहीं है क्या सर वो, या फिर अरे मैंने बनाए थे, फिर मैंने सोचा कि जब वो फाइनल आएगा तब बन के अच्छे से उसी का यूज किया जाएगा। मैं उसी टाइम बोला था कि मुझे भी ज़रूरत है भाई, मैं इतनी मेहनत किए हूँ और वो आज तक नहीं निकाले उसको। जो भी है, आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके तथा विद्यमान उपकरणों में सुधार। अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन। पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षित वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना। अब देखो ये पॉइंट ढालने चाहिए भाई, NTPC द्वारा सुझाए गए पॉइंट है। तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्रण तथा राख संग्रहण प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। सभी ऊर्जा संयंत्रों को पारिस्थितिक रूप से मॉनिटर समीक्षा करना था। ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना। कितने अच्छे पॉइंट है, कोई ज़रूरत नहीं है एक्स्ट्रा। इसलिए मेरा मानना है कि कोई ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर ज़्यादा चक्कर में पड़ो। पहले ये तो कर लो, 60 से 70% नंबर तो आपके यहीं से आ जाएंगे भाई, UPSC टॉप कर जाओगे तुम। ठीक है, अब यहाँ देखने कोई क्वेश्चन मैं ये बताए कर लेना, ये चीज़ें माइंड की प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। अब देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे रेसे गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। किसको कहते हैं गोल्डन फाइबर, एक खुद सोचो जाके, करना चाहिए ये सब। चलो इधर आते हैं, यहाँ पे ये तो देख लेना, ओनली ब्रेन स्टॉर्मिंग किया। ये कपास को कहते हैं ना सर, एक कपास गोल्डन फाइबर। रेसे की बात कर रहा है, गोल्डन फाइबर देख लेना, पता नहीं मुझे इसका आइडिया नहीं है। ये क्वेश्चनों पे ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेना, मतलब सोचो, लिखने की जरूरत नहीं है। विनिर्माण क्या है, मैंने वो लाइन में बताया था। 3 भौतिक कारक कौन से हैं भाई, वहाँ पे पहले कच्चा माल होना चाहिए, लेबर होना चाहिए, सब सारी चीज़ें। और देखो ये UPSC मेंस में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, ये PT में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लेना। उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं, उद्योग पर्यावरण को कम नहीं उठाएगी। अब ये देखो ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन मिला के ये एक बना लेना। ये क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन लिखो, ये अच्छे क्वेश्चन है। अब जैसे 11th क्लास में जाओगे NCERT, वहाँ और अच्छे क्वेश्चन आएंगे। चलो बताइए, मैं निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? सीमेंट सर। पक्का? पक्का 100%। नगीना सही बता रही है ये। देखो ना, नहीं सर, नगीना दीदी को ना तो प्लास्टिक होगा ना मोटर गाड़ी होगा। बचा एल्युमिनियम, तो एल्युमिनियम याद करो बॉक्साइट से बनता है।
ठीक है, सीमेंट ही होगा। चलो कौन कौन है यहाँ पे, नाम बताओ महक फटाफट। प्रीति, तरुणम और मैं सर। सब लोग लापरवाह होते रहे। चलो ठीक है, प्रीति बताइए, निम्न में से कौन सी एजेंसी सार्वजनिक क्षेत्र में स्टील के बाजार में उपलब्ध करवाती है? ये याद करो, मैंने अभी पढ़े हैं। प्रीति मैसेज करके बताओ। अरे याद करो, मैंने बोला था ना, सेल जो है, सेल सारी कंपनी सेल को भेजती है। तरुण हम बताए, निम्न में कौन सा उद्योग बॉक्साइट को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? अभी मैंने बताया था इसका आंसर। सर एल्युमिनियम प्रगलन। एल्युमिनियम प्रगलन, जी सर। अब हम पढ़े थे अभी। निम्न में कौन सा उद्योग दूरभाष कंप्यूटर आदि संयंत्र निर्मित करते हैं? महक बताइए। सूचना प्रौद्योगिकी सर। ठीक है, चलो लास्ट चैप्टर है, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा है। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी देखो, ये सारे जो चैप्टर है आप जीएस थर्ड में देखोगे, ये ज्योग्राफी में नहीं मिलेंगे आपको। ये अगर जीएस वन में देखोगे वहाँ फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट ज़्यादा है, ये वाला ह्यूमन ज्योग्राफी वाला पार्ट नहीं है। ह्यूमन ज्योग्राफी वाले पार्ट जो आप देखोगे वो जीएस थ्री का पार्ट बनता है मेंस में, इसलिए अब ये सारे चैप्टर आपको मेंस में मिलेंगे, ना कि इधर मिलेंगे आपको। चलो, हम अपने प्रतिदिन के जीवन में विभिन्न सामग्रियों व सेवाओं का प्रयोग करते हैं। इनमें से कुछ हमारे आसपास उपलब्ध होती है, जबकि कुछ अन्य चीज़ों की ज़रूरतें दूसरे स्थानों से लाकर पूरी की जाती है। वस्तुएं तथा सेवाएं मांग स्थल से आपूर्ति स्थल पर अपने आप नहीं पहुंच जाती। वस्तु तथा सेवाओं के आपूर्ति स्थानों से मांग स्थानों तक ले जाने हेतु परिवहन की आवश्यकता होती है। ट्रांसपोर्ट बिजनेस भी एक अच्छा खासा बिजनेस है अगर इसमें किया जाए तो देखो ना, मतलब एनसीईआरटी अगर आप पढ़ोते हो अच्छे तरीके से तो ऑटोमेटिक कभी ऐसे लगेगा नहीं, बहुत सारी स्कोप है। अब देखो, पढ़े लिखे और बेरोजगार में क्या अंतर हुआ? फिर यही तो मतलब, जो अनपढ़ उसमें क्या अंतर हुआ? आप समझ सकते हो भाई किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, ठीक है, सप्लाई किस चीज़ में है, क्या है। अब जे मान लो एक पढ़ा लिखा किसान है और एक जो अनपढ़ किसान है, भाई अनपढ़ किसान वो करेगा, लोकल आवश्यकता देख लेगा ज़्यादा ज़्यादा, परंतु ये जो पढ़ा लिखा आदमी देखेगा भाई मैं इसको विदेशों में एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, कहाँ इसकी डिमांड है, क्या है, सब कुछ एनालिसिस करके खेती करेगा। वैसे कोई बिजनेस करने वाला आदमी, उसके पास नॉलेज रहेगा, ज्योग्राफी का नॉलेज रहेगा, इकोनॉमी का नॉलेज रहेगा, तो बहुत अच्छा खासा कर सकता है। पर वही है कि अपन पढ़ाई को बस ओनली यही सीमित सोचते हैं कि अरे आईएएस ही बनना, बस खत्म, उसके बाद अपनी पढ़ाई को काम की नहीं है। ऐसा नहीं होता है। जैसे ट्रांसपोर्ट बिजनेस यहाँ से एक अच्छा आइडिया, मैंने वो टेक्सटाइल वाला बताया। कुछ व्यक्ति इसके उपलब्ध करवाने में संलग्न है। जो व्यक्ति उत्पाद को परिवहन द्वारा उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। अतः एक देश के विकास की गति वस्तु तथा सेवा के उत्पादन के साथ उनके एक स्थान से दूसरे स्थान तक वहन की सुविधा पर भी निर्भर करना पड़ता है। इसलिए सक्षम परिवहन के साधन तीव्र विकास हेतु पूर्व अपेक्षित है। ये क्वेश्चन आया हुआ है जीएस में जाके देखना कि कैसे जो है परिवहन के साधन चौमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। 2019 का क्वेश्चन है मेंस में, जीएस 1 में आया था। वस्तु तथा सेवाओं को लाना ले जाना पृथ्वी के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर किया जाता है, स्थल, जल तथा वायु। इन्हीं के आधार पर परिवहन को स्थल, जल व वायु परिवहन में वर्गीकृत किया जाता है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला चैप्टर, ये आपको जीएस 3 का टॉपिक नंबर 10 है। ये परिवहन के साधन स्थल में कौन कौन से आते हैं? सड़क परिवहन, रेल परिवहन, पाइपलाइन। अब देखो, अपन मोस्टली अपन इसको याद ही नहीं रखेंगे अगर अपन नहीं पढ़ेंगे तो एनसीईआरटी। जल में कौन सा आएगा? आंतरिक जल परिवहन और समुद्री जल परिवहन। जो याद करो, जो अभी इधर कानपुर से शायद हल्दिया तक चल रहा ना, वो कानपुर से चला, हाँ शायद, हाँ हल्दिया तक जो गंगा वाला था, राष्ट्रीय गंगा करके चला है, ये आंतरिक जल परिवहन का उदाहरण है। समुद्री परिवहन तो अपन करते ही हैं। वायु में आएगा घरेलू विमान सेवा, अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। इसमें सार्वजनिक प्राधिकरण और निजी विमान सेवा। अब तो सार्वजनिक प्राधिकरण रहा नहीं, अब तो बिक गया है, प्राइवेटाइजेशन हो गया उसका। बहुत समय तक व्यापार तथा परिवहन सुविधा एक सीमित क्षेत्र तक ही किया जाता था। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास के साथ व्यापार और परिवहन के प्रभाव क्षेत्र में विस्तृत वृद्धि हुई है। अब देखो, जो बोलते हैं कि भाई अरे ओनली 11th की एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, मैं लिख के दे रहा हूँ गारंटी, आप पीटी के क्वेश्चन जरूर सोल्व कर लोगे, पर मेंस के क्वेश्चनों के लिए आपको 6 to 10 और 12th वाली एनसीईआरटी पढ़ना ही पड़ेगा,
चाहे टॉपर, मेरा यही, इसलिए मेरे से स्टार्टिंग से बच्चे पूछते थे, मैं कभी नहीं किसी को नहीं बोला कि 11th की एनसीईआरटी पढ़ो सर। फिर मेरे से पूछे सर टॉपर तो ये बोल रहा है, भाई टॉपर तुम पहले खुद तो जाके देखो ना, पीवाईक्यू देखो, पीवाईक्यू डिमांड क्या, देखो सीधे सीधे चैप्टर है, टॉपिक नंबर 10 है, जाके देख लो। तो बात वही है, टॉपर के कहने से बात में, भाई खुद की अपना देखो ना, नॉलेज किस लेवल पे आपका। जो टॉपर वॉपर रहते हैं वो भाई ऑलरेडी देखो 10 तक सीबीएसई इंग्लिश मीडियम वाले सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते हैं, वो ही जो आप पढ़ रहे हो एनसीईआरटी पढ़े हुए होते हैं, तो उनको इतनी डिमांड नहीं रहती इस चीज़ की। मान लो 11th में उन्होंने बायोलॉजी ले लिया, साइंस ले लिया, तो वो इसलिए उनको 11th पढ़ने की जरूरत पड़ती है। तो ये भी समझना चाहिए, ब्लाइंड फॉलोअर नहीं बनना चाहिए। सक्षम तीव्र गति वाले परिवहन से आज संसार एक बड़े गांव में परिवर्तित हो गया। परिवहन का यह विकास संचार साधनों के विकास की सहायता से संभव हो सका, इसलिए परिवहन, संचार में व्यापार एक दूसरे के पूरक है। आज भारत अपने विशाल आकार, विविधताओं, भाषाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक बहुलता के बावजूद संसार के सभी क्षेत्रों से सुचारू रूप से जुड़ा हुआ। अब देखिए कितनी अच्छी लाइन है, कहीं पे मेंस में लिखा जा सकता है। रेल, वायु तथा जल परिवहन, समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन, सिनेमा तथा इंटरनेट आदि इसके सामाजिक आर्थिक विकास में अनेक प्रकार से सहायक है। स्थानीय से अंतर्राष्ट्रीय स्तरीय व्यापार ने अर्थव्यवस्था को जीवन शक्ति दी है। इसने हमारे जीवन को समृद्ध किया तथा आरामदायक जीवन के लिए सुविधाओं व साधनों में बढ़ोतरी की है। इस अध्याय में आप पढ़ेंगे कि किस प्रकार आधुनिक संचार तथा परिवहन के साधन हमारे देश और इसकी आधुनिक अर्थव्यवस्था को संचालित करते हैं। अतः यह स्पष्ट है कि सघन व सक्षम परिवहन का जाल तथा संचार के साधन आज विश्व, राष्ट्र और स्थानीय व्यापार हेतु पूर्व अपेक्षित है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। परिवहन, स्थल परिवहन। भारत विश्व के सर्वाधिक सड़क जाल वाले देशों में से एक है। ये सड़क जाल लगभग 56 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़क परिवहन रेल परिवहन से पहले प्रारंभ हुआ। और सबसे बड़ी बात एक मैं बताता हूँ, भारत में अगर रेल का अगर आप डेवलपमेंट देखोगे और ये देखोगे सड़कों का और ये ब्रिज व्रिज देखोगे ना, तो अंग्रेजों ने सोचो 1947 तक जो बनाया था, और आज उसके 75 सालों के बाद में भी जितना अंग्रेज बना के गया ना, उतना आज भी नहीं बना। तो ये हाल है। इसलिए कभी कभी तो बोला जाता है कि अंग्रेज ही अच्छे थे। क्या ही करोगे, जब अपना पेट भरने में लगे रहेंगे ब्यूरोक्रेट नेता लोग, तब ऐसा ही हाल होता है। निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से। अब देखिए इंपॉर्टेंट है। रेलवे लाइन की अपेक्षा सड़कों का निर्माण लागत बहुत कम है। अपेक्षाकृत उबड़ खाबड़ और विच्छिन्न भूभागों पर सड़कें बनाई जा सकती है। अधिक ढाल, पर्वत तथा पहाड़ी क्षेत्रों से भी सड़कें निर्मित की जा सकती है। अपेक्षाकृत कम व्यक्तियों, कम दूरी में कम वस्तुओं के परिवहन में सड़क की मृत्यु हुई है। यह घर घर सेवाएं उपलब्ध करवाता है तथा सामान चढ़ाने उतारने की लागत भी अपेक्षाकृत कम है। सड़क परिवहन और अन्य परिवहन साधनों के उपयोग में एक कड़ी के रूप में भी कार्य करता है, जैसे सड़कें, रेलवे स्टेशन, वायु, समुद्री पथों को जोड़ती है। तो इसलिए इसका सड़क का इंपॉर्टेंस है। भारत में सड़कों की सक्षमता के आधार पर इन्हें निम्न 6 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों की मानचित्र देखें तो उनकी सड़कों को महत्वपूर्ण भूमिका बताई। अब देखिए मेंस में आया था क्वेश्चन, ये मेंस में भी आया हुआ, पीटी में क्वेश्चन आया हुआ है। स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। भारत सरकार ने दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई और दिल्ली को जोड़ने वाली 6 लेन वाली महाराजमार्गों की सड़क परियोजना प्रारंभ की। इस परियोजना के तहत 2 गलियारे प्रस्तावित है। प्रथम उत्तर दक्षिण गलियारा जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है, तथा द्वितीय जो पूर्व पश्चिम गलियारा जो सिलचर असम तथा पोरबंदर गुजरात को जोड़ता है। अभी पीटी में भी आया हुआ क्वेश्चन है, मेंस में भी। इस महाराजमार्ग का प्रमुख उद्देश्य भारत को मेगा सिटी के मध्य की दूरी व परिवहन समय को न्यूनतम करना है। यह राजमार्ग परियोजना भारत के राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचएआई के अधिकार के क्षेत्र में। इसी के लिए याद करो सत्येंद्र नाथ दुबे जो आईएएस अधिकारी था, जिसने जब ये बन रहा था इधर वाला, जो ये पढ़ रहे थे ना पुनः असम वाला, असम से लेके गुजरात तक, तो वो इधर ही था, इंजीनियर था। तो जब इसका उसको पता चला कि इसमें करप्शन चल रहा है, बहुत बड़े लेवल पे करप्शन चल रहा है, तो उसने डायरेक्ट प्रधानमंत्री को लिखा, पीएमओ ऑफिस में लिखा कि इसमें बहुत बड़े बड़े अधिकारी, सचिव लेवल के अधिकारी इसमें है इन्वॉल्व और बहुत बड़े लेवल पे करप्शन हो रहा है। अब सोचो ईमानदार था वो, उससे देखा नहीं गया कि बहुत बड़े लेवल पे लोगों के लिए नुकसानदायक है। तो गलती से जो पीएमओ का जो सेक्रेटरी था, सोचो जैसे मान लो कि पर्सनल सेक्रेटरी होता है ना मोदी का, उसके हाथों में वो चिट्ठी आ गई। समझ बात, वही खोलता है प्रधानमंत्री, इसलिए खोलता खुद। तो वो चिट्ठी सोचो उसने खोल लिया, वो खुद भी इन्वॉल्व था। तो उसने जो एनएचएआई में जो लोग थे उनको किया कि भाई तुम्हारे खिलाफ ये आया है, तुम लोग फंसोगे, तो उसको मरा दिया। तो ये भी होता है। तो टॉप लेवल पे जो बैठे वो लोग करप्शन कर रहे हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल इससे ज़्यादा क्या जाएगा।
और दूसरा एग्जाम्पल जो राजीव गांधी ने बोला था, तो इससे पता लगता है कि देश कहाँ विकास करेगा। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। अब देखो ये इस टाइप क्वेश्चन PCS में, छोटे पटवारी एग्जाम में पूछते हैं कि उनकी सड़क कैसी होती है, सब सारे। राष्ट्रीय राजमार्ग देश के दूरस्थ भागों को जोड़ते हैं। ये प्राथमिक सड़क तंत्र है जिनका निर्माण व रखरखाव केंद्रीय लोक निर्माण विभाग CP। सबसे भ्रष्टाचार का गढ़ है ये PW, सबसे ज़्यादा। बहुत सारे लोग तो जाना ही इसी में इसीलिए चाहते हैं, जो ये JEE बनते हैं ना, जूनियर इंजीनियर, ये सब इसी में तो जाते हैं। सबसे बड़ा करप्शन का गढ़ है ही। भारत के कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जो पता है कि भाई करप्शन है, वहाँ पे तुम कुछ भी कर लो। कि अधिकांश क्षेत्र में इनके अनेक प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम दिशाओं में फैले हैं। दिल्ली और अमृतसर के मध्य ऐतिहासिक सिरसा सूरी मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 के नाम से जाना जाता है। जो ये यहाँ पे है GTB नगर वाली जो रोड है, ये इसीलिए जानी जाती है, इसी के लिए है। तो उस टाइम की बनी हुई रोड है ये। जो UPSC ने पहले NCERT पूछा भी है, मतलब PYQ में पूछा है कि ये राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ से, पर अब तो नहीं पूछते, इतना ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, कितने को रटोगे। राज्य राजमार्ग राज्यों की राजधानियों को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली सड़कें राज्य राजमार्ग कहलाती हैं। राज्य तथा केंद्र शासित क्षेत्रों में इसकी व्यवस्था का निर्माण तथा दायित्व राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग PWD का होता है। ये PWD वो सेंटर पे है, ये राज्यों के लेवल पे है। ये सब करप्शन के गढ़ हैं। जिला मार्ग ये सड़कें जिले के विभिन्न प्रशासनिक केंद्रों जिला मुख्यालय जोड़ती। इन सड़कों की व्यवस्था का उत्तरदायित्व जिला परिषद का है। अब जो UPSC ने NCERT में, मतलब सॉरी, यहाँ से NCERT से क्वेश्चन पूछा था, जो मैंने बताया 2-3 क्वेश्चन जो PT में पूछे UPSC ने। एक क्वेश्चन याद होगा जिसमें पूछा था कि भाई यहाँ से चलोगे आप और यहाँ पहुँचोगे तो कौन से मिनिमम राज्यों में, ऐसे करके 2016-17 में क्वेश्चन आया था। तो वो सब क्वेश्चन यहीं से हैं, सब क्वेश्चन इधर से ही है। अन्य सड़कें इस वर्ग के अंतर्गत वे सड़कें आती है जो ग्रामीण क्षेत्र तक गाँवों को शहरों से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत इन सड़कों के विकास को विशेष प्रोत्साहन मिला। इस परियोजना के कुछ विशेष प्रावधान जैसे देश के प्रत्येक गाँव को प्रमुख शहरों से पक्की सड़कों हैं जिन पर वर्ष भर वाहन चल सके द्वारा जोड़ना प्रस्तावित है। अटल बिहारी वाजपेयी ने शुरू किया था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट थी। मुझे याद है मेरे गाँव में भी तभी पहली बार सड़क आई थी, नहीं तो पहले कच्चे रास्ते होते थे गाँव में, कहाँ था। सीमांत सड़कें ये जो BRI बनाती है। उपरोक्त सड़कों के अतिरिक्त भारत सरकार प्राधिकरण के अधीन सीमा संगठन ये BRI बनाता है। अधीन सीमा सड़क संगठन है जो देश के सीमांत क्षेत्र में सड़कों का निर्माण और उनकी देखरेख करता है। यह संगठन 1960 में बनाया गया, जिसका कार्य उत्तर तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़कों का विकास करना है। तो इन सड़कों के विकास से दुर्गम क्षेत्र में अभिगम्यता बढ़ी तथा इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी सहायक हुआ। याद करो जो आपकी बात ऑपरेशन सद्भावना करके आया है, वो यही चलाता है। UPSC ने इसीलिए क्वेश्चन पूछा। सड़क निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ के आधार पर भी सड़कों को कच्ची एवं पक्की सड़कों में वर्गीकृत किया जाता है। पक्की सड़कें सीमेंट, कंक्रीट और तारकोल द्वारा निर्मित होती है, अतः ये 12 सड़कें हैं। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में अनुपयोगी हो जाती है। रेल परिवहन भारत में रेल परिवहन वस्तु तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी के सामान का परिवहन आदि। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण संवेग के रूप में भी जानी जाती है। भारतीय रेलवे देश की अर्थव्यवस्था, उद्योग व कृषि के तीव्र गति से विकास के लिए उत्तरदायी है। ये याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। भारतीय रेल परिवहन देश का सर्वाधिक बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का प्राधिकरण है। देश की पहली रेलगाड़ी 1853 में मुंबई और ठाणे के मध्य चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हिस्ट्री में अपन पढ़ते हैं। भारतीय रेल परिवहन 16 रेल प्रखंडों में पुनः संकलित किया गया है। देश में रेल परिवहन के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में भू आकृतिक, आर्थिक एवं प्रशासक के कारक प्रमुख है। उत्तरी मैदान अपनी विस्तृत समतल भूमि, सघन जनसंख्या घनत्व, संपन्न कृषि एवं प्रचुर संसाधनों के कारण रेल परिवहन के विकास व वृद्धि में सहायक रहा है। यद्यपि असंख्य नदियों के विस्तृत जल मार्गों पर पुलों के निर्माण में कुछ बाधाएं आई है। प्रायद्वीपीय भारत में रेल मार्ग उबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्रों, छोटी पहाड़ियों, सुरंगों आदि से होकर गुजरते हैं। हिमालय प्रदेश क्षेत्र में दुर्लभ, ऊंचावच, विरल जनसंख्या तथा आर्थिक अवसरों की कमी के कारण रेलवे लाइन के निर्माण में प्रतिकूल परिस्थिति उत्पन्न करता है। इसी प्रकार पश्चिमी राजस्थान, गुजरात के दलदली भाग, मध्य प्रदेश के वन क्षेत्र, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में रेल लाइन निर्माण करना कठिन है। इसलिए सोचो वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, इसलिए नक्सलाइड है वहाँ पे। सरहदी तथा उससे सानिध्य क्षेत्र को भी घाट या दर्रों के द्वारा ही पार करना संभव है। कुछ वर्ष पहले भारत के महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र में पश्चिमी तट के साथ कोंकण रेलवे के विकास ने यात्री व वस्तुओं के आवागमन को सुविधाजनक बनाया है। यद्यपि यहाँ असंख्य समस्याएं भी, जैसे भूसंकलन तथा किसी विभाग में रेलवे ट्रैक का दर्शन आदि है। आज राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में परिवहन के अन्य सभी साधनों की अपेक्षा रेल परिवहन प्रमुख हो गया है। यद्यपि रेल परिवहन समस्या से मुक्त नहीं है। बहुत से यात्री बिना टिकट यात्रा करते हैं
देखो ये भी जानता है समस्या क्या। जनरल में देखो, रेल संपत्ति की हानि तथा चोरी जैसी समस्या भी पूर्णतः समाप्त नहीं हुई है। जंजीर खींचकर यात्री कहीं भी अनावश्यक रूप से गाड़ी रोकते हैं जिसे रेलवे की भारी हानि उठानी पड़ती है। जरा सोचिए हम अपनी रेलगाड़ी को निर्धारित समय पर चलने में कैसे मदद कर सकते हैं। फिर बोलते हैं कि रेलगाड़ी टाइम पे नहीं चलती है। ठीक है, देखो इतना 68,442 किलोमीटर लंबे मार्ग का ही निर्माण किया गया है अभी। छोड़ो ये अपने डाटा काम का नहीं है, पर नहीं पता होना चाहिए बस क्या होता है। चलो, पाइपलाइन। भारतीय परिवहन मानचित्र पर पाइपलाइन एक नया परिवहन का साधन है। पहले पाइपलाइन का उपयोग शहरों और उद्योगों में पानी पहुंचाने हेतु होता था। आज इसका प्रयोग कच्चा तेल, पेट्रोल उत्पाद तथा तेल से प्राप्त प्राकृतिक तथा गैस क्षेत्र से उपलब्ध गैस शोधनशालाओं, उर्वरक कारखानों, बड़े ताप विद्युत घरों तक पहुंचाने में भी किया जाता है। ठोस पदार्थों को तरल अवस्था में परिवर्तित कर पाइपलाइनों द्वारा ले जाया जाता है। सुदूर आंतरिक भागों में स्थित शोधनशाला जैसे बरौनी, मथुरा, पानीपत तथा गैस पर आधारित उर्वरक कारखानों की स्थापना पाइपलाइनों के जाल के कारण ही संभव हो पाई है। आगे फ्यूचर में जैसे मान लो स्मार्ट शहर बनेंगे तो वहाँ पे जो गैस है वो भी ऐसे ही जाएगी। पानी तो आ ही रहा है, गैस भी ऐसे जाएगी। पाइपलाइन बिछाने की प्रारंभिक लागत अधिक है, लेकिन इसके चलाने की लागत न्यूनतम है। वाहनांतरण, देरी तथा अन्य इसमें लगभग नहीं के बराबर है। देश में पाइपलाइन परिवहन के 3 प्रमुख जाल हैं। ऊपरी असम के तेल क्षेत्र से गुवाहाटी, बरौनी व इलाहाबाद के रास्ते कानपुर उत्तर प्रदेश तक इसके एक शाखा बरौनी से राजबंद होकर हल्दिया तक है। दूसरी राजबंद मौरीग्राम तथा गुवाहाटी से सिलीगुड़ी तक है। गुजरात में सलाई से विरमगांव, मथुरा, दिल्ली व सोनीपत के रास्ते पंजाब में जालंधर तक है। इसकी अन्य शाखा वडोदरा के निकट कोयले को चक्षु व अन्य स्थानों से जोड़ती है। देखो ये भारत का रेल मार्ग है, थोड़ा आइडिया हो बस, और क्या करोगे इसमें। गैस पाइपलाइन गुजरात में हजीरा को उत्तर प्रदेश में जगदीशपुर से मिलाती है। यह मध्य प्रदेश के विजयपुर के रास्ते होकर जाती है। इसकी शाखाएं राजस्थान में कोटा तथा उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर, बबराला व अन्य स्थानों पर है। जल परिवहन। भारत के लोग प्राचीन काल से समुद्री यात्राएं करते रहे हैं। इसके नाविकों ने दूर तथा पास के क्षेत्रों में भारतीय संस्कृति व व्यापार को फैलाया। जल परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। यह भारी व स्थूलकाय वस्तुएं ढोने में अनुकूल है। यह परिवहन साधन में ऊर्जा सक्षम तथा पर्यावरण अनुकूल है। भारत में अंतःस्थलीय नौसंचालन जलमार्ग 14,500 किलोमीटर लंबा है। इसमें केवल 5,685 किलोमीटर मार्ग ही मशीनीकृत नौकाओं द्वारा तय किया जाता है। सबसे बड़ी बात है, इसको बढ़ावा देना चाहिए भारत में। इसके लिए याद करना, जब नदी जोड़ो परियोजना है ना, उसका एक फ़ायदा यहाँ पे भी होगा। निम्न जलमार्ग भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया। मैं बता दें, इलाहाबाद तथा इलाहाबाद कानपुर नहीं है, तो यहाँ से चला है। इलाहाबाद तथा हल्दिया तथा इलाहाबाद के मध्य गंगा जलमार्ग जो 1620 किलोमीटर लंबा है, नौगम्य जलमार्ग संख्या 1। सदिया धुबरी के मध्य 891 किलोमीटर लंबा ब्रह्मपुत्र नदी जलमार्ग, नौगम्य जलमार्ग संख्या 2। केरल में पश्चिमी नगरीय तटीय कोट्टापुरम से कोल्लम तथा उद्योग मंडल चंकपारा नहरें 205 किलोमीटर, नौगम्य जलमार्ग संख्या 3। काकीनाडा तो पुद्दुचेरी नहर स्टेज के साथ साथ गोदावरी कृष्ण नदी का विशेष विस्तार 1078 किलोमीटर, राष्ट्रीय जलमार्ग 4। माताई नदी, महानदी के डेल्टा चैनल, ब्राह्मणी नदी और पूरी तटीय नहर के साथ ब्राह्मणी नदी का विशेष विस्तार 588 किलोमीटर, राष्ट्रीय जलमार्ग 5। कुछ अन्य अंतर जलमार्ग भी है जिन पर परिवहन होती है। इसमें मांडवी, जुवारी ये गोवा में बहती है, कम्बुरजा, सुंदरवन, बराक केरल का पश्चिम जल। इन सबके अतिरिक्त विदेशी व्यापार भारतीय तट पर स्थित पत्तनों द्वारा किया जाता है। देश का 95% व्यापार मुद्रा रूप में 68% समुद्र द्वारा ही होता है। सोचो, इसलिए आज ही इम्पोर्टेंट है। प्रमुख समुद्री पतन यूपीएससी ने 2023 में क्वेश्चन पूछा। तो एनसीईआरटी में दिया रहता, बस वही है कि करंट अफेयर में कुछ अपडेट हो रही है। एनसीईआरटी में जो दिया डाटा वही पढ़ना चाहिए, इसलिए करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ने चक्कर मत पढ़ो। भारत की 7,516.16 किलोमीटर लंबी समुद्र तट रेखा के साथ 12 प्रमुख तथा 200 मध्यम और छोटे पतन हैं। ये प्रमुख पतन देश के 95% विदेशी व्यापार संचालित करते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के कच्छ में कांडला पतन पहले पतन के रूप में विकसित किया गया था। ऐसा देश विभाजन से कराची पतन की कमी को पूरा करने तथा मुंबई से होने वाले व्यापारी दबाव को कम करने के लिए किया गया था। कांडला, जिसे दीनदयाल पतन के नाम से भी जाना जाता है, एक ज्वारीय पतन है। ये चीज़ याद रखना। यह जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के औद्योगिक तथा खाद्यान्नों के आयात को निर्यात को संचालित करता है। मुंबई वृहत्तम पतन है, जिसके प्राकृतिक खुले, विस्तृत व सुचारू पोताश्रय है। मुंबई पतन के अधिक परिवहन को ध्यान में रखकर इसके सामने जवाहरलाल नेहरू पतन विकसित किया गया है, जिससे पूरे क्षेत्र को एक समूह पतन की सुविधा प्रदान कर सके। देखो यूपीएससी क्वेश्चन पूछा ही था।
लोहे इसके निर्यात के संदर्भ में मारमागाओ पतन देश के महत्वपूर्ण पतन है। ये देश के कुल निर्यात का आधा प्रतिशत लोहे इसका निर्यात करता है। कर्नाटक में स्थित न्यू मंगलोर पतन कुदेमुगु खानों से निकले लोहे इसका निर्यात करता है। सुदूर दक्षिण पश्चिम में कोची पतन है, एक लेगून के मुहाने पर स्थित एक प्राकृतिक पोताश्चर्य है। न्यू मंगलोर पतन के टैंकर द्वारा कच्चे तेल का निर्माण। पूरी तटीय स्थित 7 तमिलनाडु में दक्षिण पूर्वी छोर पर तूतीकोरन पतन है। ये एक प्राकृतिक पोताश्चर्य है तथा इसकी पृष्ठभूमि अत्यंत समृद्ध है। अतः यह पतन हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका, मालदीव आदि भारतीय तटीय क्षेत्रों की भिन्न वस्तुओं के व्यापार को संचालित करता है। चेन्नई हमारे देश का प्राचीनतम कृत्रिम पतन है। व्यापार की अब देखो ये पता होना चाहिए। व्यापार की मात्रा तथा लदे सामान के संदर्भ में इसके मुंबई के बाद दूसरा स्थान है। विशाखापट्टनम इस तल से घिरा गहरा सुरक्षित पतन है। प्रारंभ में यह पतन लोहे इसके निर्यात के रूप में विकसित किया गया था। उड़ीसा में स्थित पारदीप पतन विशेषतः लोहे इसका निर्यात करता है। कोलकाता एक अंतः स्थलीय नदी पतन है। ये पता है, ये होना चाहिए आप। ये पतन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के वृत्त और समुद्र पृष्ठभूमि की सेवाएं प्रदान करता है। ज्वारीय पतन होने के कारण तथा होली के तलछट जमाव से इसे नियमित रूप से साफ करना पड़ता है। कोलकाता पतन पर बढ़ते व्यापार को कम करने के लिए हल्दिया सहायक पतन के रूप में विकसित किया गया है। तूतीकोरन पतन, अगर यही क्वेश्चन 2023 में पूछा था। उसका कारण यह था कि उस टाइम प्राइवेटाइजेशन किया गया था सब अडानी को बेच दिया गया था, इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। वो क्वेश्चन जरूर देखना 2023 वाला, आप सोल्व कर लोगे उसको। वायु परिवहन। आज वायु परिवहन तीव्रतम, आरामदायक एवं प्रतिष्ठित परिवहन का साधन है। इसके द्वारा अति दुर्गम स्थान जैसे ऊंचे पर्वत, मरुस्थलों, घने जंगलों, लंबी समुद्री रास्तों को सुगमता से पार किया जा सकता है। वायु परिवहन के अभाव में देश के उत्तरी पूर्वी राज्यों के विषय में सोचे, जहां बड़ी नदियां, विच्छिन्न धरातल, घने जंगल, निरंतर बाढ़ अधिक सामान्य बात है। हवाई यात्रा ने इसे अधिक अभिज्ञ में बना दिया है। सन 1993 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ये यूपीएससी 2018 का क्वेश्चन है, इसलिए बताओ एनसीईआरटी से बाहर कहीं नहीं जाता। एयर इंडिया घरेलू अंतर्राष्ट्रीय वायु सेवाएं प्रदान करती है, जाके देखना, उसमें सीक्वेंस वाला क्वेश्चन आया था। LIC का पूछा था, इसका पूछा था, क्योंकि उस टाइम एयर जो है इसको बेचने की बात चल रही थी उस टाइम। पवन हंस हेलीकॉप्टर लिमिटेड तेल और प्राकृतिक गैस का आयोग को इसके तटीय संक्रिया में तथा अगम्य और दुर्लभ भूभागों जैसे उत्तर पूर्वी राज्यों, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के अंतर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर सेवा उपलब्ध करवा रहा है। ये क्या है? मुख्य पतन कुछ अंतर्राष्ट्रीय पवन, ये पता होना चाहिए। पतन तो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ही है। ये पतन, कांडला, ये सब पता होना चाहिए। हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम, ये पता होना चाहिए। एयर इंडिया से कुछ जुड़ी देश नाम बताइए। हमारा हवाई यात्रा सभी व्यक्तियों को पहुंच में नहीं है, केवल उत्तर पूर्वी राज्य में इन सेवाओं को आम आदमी तक उपलब्ध कराने के विशेष प्रबंध किया गया, क्योंकि वो पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ यही काम आता है। संचार सेवाएं, इसीलिए याद करो कौन सी उड़ान योजना आई थी, यूपीएससी ने अक्सर मेंस में यही क्वेश्चन पूछा था। संचार सेवाएं, जब से मानव पृथ्वी पर अवतरित हुआ है उसने विभिन्न संचार माध्यमों का प्रयोग किया है, लेकिन आधुनिक समय में बदलाव की गति तीव्र है। संदेश प्राप्त करता है, संदेश भेजने वाला की गतिहीन रहते हुए भी लंबी दूरी का संचार बहुत आसान है। निजी दूरसंचार तथा जनसंचार में दूरदर्शन, रेडियो, समाचार पत्र समूह, प्रेस तथा सिनेमा आदि देश के प्रमुख संचार साधन है। भारत का डाक संचार तंत्र विश्व का बृहत्तम है। ये पार्सल, निजी पत्र व्यवहार, तार आदि को संचालित करता है। कार्ड, लिफाफा, बंद चिट्ठी पहली श्रेणी की डाक समझी जाती है तथा विभिन्न स्थानों पर वायुयान द्वारा पहुंचाए जाते हैं। द्वितीय श्रेणी की डाक में रजिस्टर्ड पैकेट, किताबें, अखबार, मैगजीन शामिल है। ये धरातलीय डाक द्वारा पहुंचाए जाते हैं तथा इनके लिए स्थल व जल परिवहन का प्रयोग किया जाता है। बड़े शहरों नगरों में डाक संचार में शीघ्रता हेतु हाल ही में 6 डाक मार्ग बनाए गए हैं। इन्हें राजधानी मार्ग, मेट्रो चैनल, ग्रीन चैनल, व्यापार चैनल तथा भारी चैनल तथा दस्तावेज चैनल के नाम से भी जाना जाता है। डिजिटल भारत एक ज्ञान आधारित परिवर्तन के लिए भारत को तैयार करने के लिए एक विशाल कार्यक्रम है। डिजिटल भारत कार्यक्रम मुख्य उद्देश्य आईटी, भारतीय प्रतिभा, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी कल का भारत में होने वाले परिवर्तन को समझता और तकनीकों के केंद्र में रखकर बदलाव लाना। कितनी अच्छी बात बोला ये। दूरसंचार तंत्र में भारत एशिया महाद्वीप में अग्रणी है। नगरीय क्षेत्रों के अतिरिक्त भारत के 2/3 से अधिक गांव एसटीडी दूरभाष सेवा से जुड़े हैं। सूचनाओं के प्रसार को आधार स्तर से उच्च स्तर तक समृद्ध करने हेतु भारत सरकार ने देश के प्रत्येक गांव में 24 घंटे एसटीडी सुविधा के विशेष प्रबंध किए। तो तब तो ये खत्म हो गया, पहले थे इस टाइप के जो फ़ोन वोन होते थे वो सब, अब तो गया वो ज़माना।
पूरे देश भर में एसटीडी की दरों को भी नियमित किया गया है। यह सब सूचना और संचार अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में समन्वित विकास से संभव हो पाए। यह संचार मानव मनोरंजन के साथ बहुत सी राष्ट्रीय कार्यक्रमों और नीतियों के विषय में जागरूकता करता है। इसमें रेडियो, दूरदर्शन, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें तथा चलचित्र सम्मिलित है। आकाशवाणी, ऑल इंडिया रेडियो राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय भाषा में देश के विभिन्न भागों में अनेक वर्गों के व्यक्तियों के लिए विविध कार्यक्रम प्रसारित करता है। दूरदर्शन देश का राष्ट्रीय समाचार और संदेश माध्यम है तथा विश्व के बृहत्तम संचार तंत्र में एक है। विभिन्न आयु वर्ग के व्यक्तिगत मनोरंजक, ज्ञानवर्धक और खेल जगत संबंधी कार्यक्रम प्रसारित करता है। अब तो कोई इंपॉर्टेंस रहा नहीं, पर पहले था दूरदर्शन का भी। भारत में वर्ष भर अनेक समाचार पत्र तथा सामयिक पत्रिकाएं प्रकाशित की जाती है। ये पत्रिकाएं सामयिक होने के नाते जैसे मासिक, साप्ताहिक आदि कई प्रकार की है। समाचार पत्र लगभग 100 भाषाओं तथा बोलियों में प्रकाशित होता है। क्या आप जानते हैं कि हमारे देश में सर्वाधिक समाचार पत्र हिंदी भाषा में प्रकाशित होते हैं तथा उसके बाद अंग्रेजी और उर्दू के समाचार पत्र आते हैं। भारत विश्व में सर्वाधिक चलचित्रों का उत्पादक भी है। ये कम अवधि वाली फिल्में, वीडियो फीचर फिल्म जो छोटी वीडियो फिल्में बनाता है। भारत में विदेशी सभी फिल्मों का प्रमाणित करने का अधिकार केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का है। ये पता होना चाहिए, जब सेंसर लगाता रहता है, ये सब तय कीजिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार राज्य व देशों में व्यक्तियों के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान व्यापार कहलाता है। बाजार एक ऐसी जगह है जहाँ इसका विनिमय होता है। दो देशों के मध्य यह व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यह समुद्री, हवाई व स्थलीय मार्गों द्वारा हो सकता है, यद्यपि स्थानीय व्यापार शहरों, कस्बों और गाँवों में होता है। राज्य स्तरीय व्यापार दो या अधिक राज्यों के मध्य होता है। एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रगति उसके आर्थिक वैभव का सूचक है। जितना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा, सभी सी बात है, इकोनॉमी प्रोग्रेस होगी, इसलिए इसे राष्ट्र का आर्थिक बैरोमीटर भी कहा जाता है। देखिए, छोटे मोटे एग्जाम में पूछ लेगा। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर निर्भर है क्योंकि संसाधनों की उपलब्धता क्षेत्रीय अर्थात इनका वितरण असमान है। आयात तथा निर्यात व्यापार के घटक है। आयात और निर्यात अंतर ही देश के व्यापार संतुलन को निर्धारित करते हैं। अगर निर्यात मूल्य आयात मूल्य से अधिक हो तो इसे अनुकूल व्यापार संतुलन कहते हैं। इसके विपरीत निर्यात की अपेक्षा अधिक आयात असंतुलित व्यापार कहलाता है। विश्व के सभी भौगोलिक प्रदेशों तथा सभी व्यापारिक खंडों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध है। भारत में निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तुएं रत्न और जवाहरात, रसायन संबंधित उत्पाद है, कृषि एवं संबंधित उत्पाद हैं। भारत में आयातित वस्तुओं में कच्चा पेट्रोलियम तथा उत्पाद, रत्न और जवाहरात, आधार धातुएं, मशीनें, कृषि व अन्य उत्पाद शामिल है। भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभरा है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है। ये बहुत इसलिए सर्विस सेक्टर में भारत आगे बढ़ा है। पर्यटन एक व्यापार के रूप में व्यापार, सोचो क्यों इम्पोर्टेंट है पर्यटन। अभी तो गवर्नमेंट इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे रही जब से लॉकडाउन लगा है तब से। पिछले 3 दशकों में भारत में पर्यटन उद्योग में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। 150 लाख से अधिक व्यक्ति पर्यटन उद्योग में प्रत्येक रूप से संलग्न है। पर्यटन राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहित करता है तथा स्थानीय हस्तकला व सांस्कृतिक उद्यमों को प्रश्रय देता है। देखो कितनी अच्छी लाइन बोली। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें यह संस्कृति तथा विरासत की समझ विकसित करने में सहायक है। विदेशी पर्यटक भारत में विरासत पर्यटन, इको टूरिज्म, रोमांचकारी पर्यटन, सांस्कृतिक पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन तथा व्यापारी पर्यटन के लिए आते हैं। आजकल ग्रामीण पर्यटन भी चल रहा है, कृषि पर्यटन भी चल रहा है, तो ये चीज़ें भी जोड़ सकते हो आप। देश के विभिन्न भागों में पर्यटन की अपार संभावना है। पर्यटन उद्योग के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के पर्यटन को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं। देखो, मेडिकल टूरिज्म भी बढ़ रहा है, ये भी चीज़ याद रखना। मैंग्रोव वन आधारित पर्यटन ये भी बढ़ रहा है। अरुणाचल प्रदेश, इसमें कुछ अच्छे क्वेश्चन होंगे, ये कर लेना। ये अच्छा क्वेश्चन है। ये थोड़ा बहुत बस देख लेना, ये थोड़ा बहुत एक बार ब्रेन स्टॉर्मिंग कर लेना। चलो, महक हो यहाँ पे, निम्न में कौन सा 2 दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिम गलियारे से जुड़े हैं, बताइए। सिलचर और तथा पोरबंदर से। निम्न में से परिवहन कौन सा साधन वाहनांतरण हानि तथा देरी को घटाता है, बताइए। नहीं बताऊं सर। कोई है और? अमित, तरुणम और प्रीति, पर सर इसका रेल परिवहन आएगा। क्या आएगा? रेल परिवहन। अरे जल आएगा इसका आंसर। सर हानि और देरी तो सर रेल भी तो घटाता है ना, कि
मतलब लेट, मतलब रेल परिवहन को ही ज्यादा प्रेफर, वो क्या नाम है, सबसे सस्ता टिकाऊ और अच्छा परिवहन जो है ना जल गलत गलत, परिवहन है। जल नहीं आएगा इसका, जल नहीं आएगा में, जल, क्योंकि वो तो बहुत मालों को ढोता है जल ना। भी नहीं आएगा ना रेल आएगा, इसका आंसर आएगा पाइपलाइन। वाहन ये तर सॉल्व ढाल, नहीं है, एक मिनट पाइपलाइन। रुको, एक मिनट रुको, अभी बताता हूँ। देखो मैंने पढ़ाया था पाइपलाइन का, यही तो फायदा था इसका। सर पाइपलाइन आएगा। एक बार देख लेते हैं, आएगा तो वही मुझे भी है। पाइपलाइन पढ़े थे उसमें था, और मैंने बोला तो इसका ये फायदा है। देखो ये रहा, वाहन तो देते थे, आने इसमें लगभग नहीं के बराबर है। ध्यान से पढ़ा करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रीति बताइए, निम्न में कौन सा राज्य हजीरा विजयपुर जगदीशपुर पाइपलाइन से नहीं जुड़ा है? क्या आएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र आएगा। एक मिनट देखते हैं। देखो ये देखो, ये उत्तर प्रदेश में भी है, मध्य प्रदेश के विजयपुर से रांची जो होती है, राजस्थान में है। महाराष्ट्र नहीं आएगा, महाराष्ट्र नहीं आएगा इसका। ठीक है, इनमें से कौन सा पतन पूरी तट पर स्थित है जो अंतर स्थलीय तथा अधिकतम गहराई का पतन तथा पूर्ण सुरक्षित है? बताइए अमित। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। सर ये पूर्वी तट पे पारादीप है सर। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम ही होगा। हाँ विशाखापट्टनम। इनमें कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? बताइए मैक। प्रमुख साधन रेल सर, इसका तो रेल ही आएगा सर। सड़क परिवहन आएगा। पर हमें तो सर क्या नाम है, हमेशा ये बताया जाता था, ज्योग्राफी वाले सर ये बताते थे। अरे अपन स्टार्टिंग में पढ़े तो थे इसका। क्या आएगा प्रीति, बताइए आंसर क्या आएगा इसका? रेल परिवहन, रेल परिवहन आएगा सर इसका तो। अमित क्या आएगा? अमित ये परिवहन के लिए रेल ही है सर। अच्छा, अरे याद करो। चलो ठीक है, एक बार ये देखो, निम्न में कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? ये तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार हो गया सर। देखो परिवहन साधन भारत में प्रमुख है ना, ध्यान से देखना। याद करो, जब स्टार्टिंग में जब उसकी तारीफ की गई थी तो क्यों की गई थी सड़क परिवहन की, उसके 10 पॉइंट भी बताए गए थे भाई क्यों काम है। ये देखो, भारत में विश्व सर्वाधिक सड़क जाल देशों में से हैं। सड़क जाल लगभग इतने हैं। रेल परिवहन से पहले भारत निर्माण वैसे सड़क परिवहन रेल परिवहन सबसे अधिक। देख रही है लो, निर्माण तथा व्यवस्था में सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक सुविधाजनक है। रेल परिवहन की अपेक्षा सड़क परिवहन की बढ़ती महत्ता निम्न कारणों से। समझ में आया? क्वेश्चन क्या है? निम्न कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? सड़क परिवहन ही तो है। ठीक है, एक बार देख लेना जो भी है। सर कंफ्यूजन है सर मुझे इस क्वेश्चन हाँ से। देख लेना जो भी है, देख लेना। अगर डाउट लगे एक बार सर्च कर लेना। देखो ये लोहे इसका उत्पादन का कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा होता है पता होना चाहिए। उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। मैग्नीज का उत्पादन मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, बॉक्साइट का उत्पादन उड़ीसा में सबसे ज़्यादा होता है। चूना पत्थर का उत्पादन राजस्थान में होता है। अब ये अच्छी चीज़ दी हुई है यहाँ पे। देखो इसको जो था 1887 से 1973 में प्रारंभ में निजी स्वामित्व में था। सहयोगी देश स्वामित्व 1932 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। अवस्थित ये कुल्टी तथा बनपुर मतलब पश्चिम बंगाल में है। ये टिस्को
1907 में निजी स्वामित्व में था जमशेदजी टाटा, याद करो यही जो है टाटा बना भी, जमशेदपुर झारखंड में ये है। VSIL 1923 में निजी स्वामित्व में था जब तक मिस्को थी, बाद में राष्ट्रीयकरण हुआ भद्रावती कर्नाटक में। भिलाई 1959 में सार्वजनिक क्षेत्र सोवियत यूनियन के सहयोग से बना था, याद रखना चाहिए, भिलाई मध्य प्रदेश। बोकारो 1972 में सार्वजनिक क्षेत्र सोवियत यूनियन के तहत बना था, बोकारो झारखंड में। दुर्गापुर 1959 में सार्वजनिक क्षेत्र इंग्लैंड यूके के सहयोग से बना था, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल। ये पूछा है पीछे विशेष में क्वेश्चन देखोगे तो जाकर। राउरकेला सार्वजनिक क्षेत्र जर्मनी के सहयोग से बना था, राउरकेला उड़ीसा में। विशाखापट्टनम सार्वजनिक क्षेत्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। सेलम सार्वजनिक क्षेत्र सेलम तमिलनाडु में। विजयनगर सार्वजनिक क्षेत्र का कर्नाटक में। ये थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, छोटे मोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आता है इधर अपनति क्या होता है। अपनति अवसादी चट्टानों में संपीड़न बल से उत्पन्न एक मेहरबदार मोड़ है। अवसादी चट्टानें क्या होती है, वे चट्टानें जो स्वतंत्र तल छटों पर परतों के रूप में निक्षेपित होती है। याद करें यहीं पे जो पाया जाता है। आग्नेय चट्टानें वह चट्टानें जो तरल मैग्मा के जमने या ठोस होने से बनती है। आर्द्र भूमि भूमि जो समय समय पर जलमग्न हो जाती है, जिसमें लवण कच्छ, ज्वार नदमुख कच्छ और दलदल सम्मिलित है। कायंती चट्टानें ये चट्टानें जो मूल रूप से आग्नेय अवसादी थी, लेकिन जिनका लक्षण व रूप परिवर्तन हो गया है। गिरपथ मैदान वह मैदान जो पहाड़ों के पद में निर्मित है या स्थित है। चट्टान खनिजों का संगठित योग। तेल परिग्रहण ये भूवैज्ञानिक संरचना जिसमें पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस का संचयन संभव है। भूतापे भूपट्टी में गहराई के साथ तापमान का बढ़ना। ऊपरी परत में दर औसतन 30 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर है। मैग्नीज ग्रंथियाँ महासागरीय तल पर बिखरे हुए तलछट मुख्यतः लोहा और मैग्नीज सम्मिलित है तथा इनमें आमतौर पर कुछ मात्रा में तांबा, निकेल और कोबाल्ट भी होता है। सकल घरेलू उत्पाद यह एक समय विशेष पर अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं सेवाओं के मूल्य का माप है, सामान्य 1 वर्ष के लिए होता है। हामुस मृत में अपघटित जैविक पदार्थ जो मिट्टी की ऊपरी परत को उर्वरकता बढ़ाते हैं। तो ये आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। अब कल से 11th क्लास की एनसीईआरटी स्टार्ट होगी। इसके क्वेश्चन कर लेना, रिवीजन कर लेना। चलो ठीक है।